नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की स्पेशल सीरीज के तहत केमिस्ट्री की 6वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है? याद रखिएगा, एक रेखीय अणु नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। फिर है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक रेखीय अणु है। फिर है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। और फिर है C2H2 यानी कि एसिटिलीन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि पूछा गया है एक रेखीय अणु नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि यह एक रेखीय अणु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, थर्मिक वेल्डिंग है एक प्रकार की। पूछा गया है थर्मिक वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग है? ऑप्शन में दिया गया है प्रतिरोध, गैस वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग। तो याद रखिएगा, थर्मिक वेल्डिंग एक प्रकार की फ्यूजन वेल्डिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन काफी सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन है कार्बन का वाष्पित रूप, एक तत्व, एक मिश्रण या एक यौगिक। तो याद रखिएगा, वायु एक मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। वायु विभिन्न गैसों एवं कणों का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन में दिया गया है जर्मेनियम, टाइटेनियम, लोहा या थोरियम। तो याद रखिएगा, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, थोरियम। अगला प्रश्न है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि परम ताप माना जाता है, और यही इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, -273 डिग्री सेल्सियस। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग ना करने की सलाह निम्नलिखित में से किस कारण से दी जाती है? आप सभी जानते हैं, बंद कमरे में स्टोव या अंगीठी को जलाना नुकसानदायक होता है, जिसका कारण पूछा गया है। ऑप्शन है कमरे में बिजली के तारों में आग लग सकती है, स्टोव बंद हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन होता है, या स्टोव फट सकता है। तो याद रखिएगा, बंद कमरे में स्टोव या अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अधप्रशीतन किसके प्रति जिम्मेदार है? ऑप्शन है संपीड़ित की एचपी में घटाव, प्रशीतित का निम्न दर प्रभाव, संपीड़ित की विस्थापन में घटाव, या प्रयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा प्रयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न है, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन है आवोगाद्रो का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स नियम, या गे लुसेक का नियम। तो याद रखिएगा, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह आवोगाद्रो का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? ऑप्शन है रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन या नियोन। तो याद रखिएगा, रेडॉन, आर्गन एवं नियोन यह तीनों आदर्श गैस हैं, लेकिन सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है? ऑप्शन है गैस, थर्मिक, आर्क या टीआईजी। तो याद रखिएगा, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आयतन, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, स्थिर है, स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ता है या बढ़ाना होगा? तो याद रखिएगा, उसका दबाव 25% बढ़ाया जाएगा, तब जाकर किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? ऑप्शन है कॉपर, लेड, क्रोमियम या कॉपर ऑक्साइड। तो याद रखिएगा बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करने का मुख्य कारण लेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, यानी कि पूछा गया है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? ऑप्शन है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या मोलों की संख्या पर। तो याद रखिएगा आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और आप चाहें तो इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी प्रशीतक प्रणाली से आवाज निकलती है तो उसका क्या अर्थ है? प्रशीतक प्रणाली यानी कि रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है, और अगर रेफ्रिजरेटर से आवाज आ रही है तो उसका कारण पूछा गया है। ऑप्शन है कंप्रेसर ड्राइव कपलिंग ढीला है, तेल की कमी है, कंप्रेसर या मोटर नीचे आधार पर ढीला है या उपयुक्त में से कोई एक। तो याद रखिएगा इन तीनों में से कोई एक कारण हो सकता है अगर रेफ्रिजरेटर से आवाज आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त में से कोई एक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण ट्रैफिक कांस्टेबल संभवतः सांस में लेता है? यानी कि पूछा गया है ट्रैफिक कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी रोड पर रहती है वह कौन सा प्रदूषण अपने सांस के रूप में इनहेल करता है? ऑप्शन में दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सही है, सीसा यह भी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड यह भी सही है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड यह गलत है। यानी कि 1 2 3 इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और सल्फर डाइऑक्साइड यह मुख्य प्रदूषण है जो कि ट्रैफिक कांस्टेबल को इनहेल करने की संभावना अधिक रहती है। अगला प्रश्न है बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? ऑप्शन में दिया गया है नियत दाब पर, नियत तापमान पर, नियत दाब और तापमान पर, नियत दाब लेकिन परिवर्ती तापमान पर। तो याद रखिएगा बॉयल नियम नियत तापमान पर आधारित होता है या नियत तापमान की स्थिति पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पायरेक्स कांच मुख्यता है, यानी कि पूछा गया है इनमें से किस तरह का कांच होता है पायरेक्स कांच? ऑप्शन में दिया गया है साधारण कांच, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, ऊष्मा अवशोषक कांच या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पायरेक्स कांच मुख्य रूप से ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु के कटने का क्या कारण होता है? ऑप्शन में दिया गया है धातु के वाष्पन के कारण, धातु के जलने के कारण, सामान्य प्रकरण के कारण या गहन ऑक्सीकरण के कारण। तो याद रखिएगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु के कटने का मुख्य कारण गहन ऑक्सीकरण द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो इसे तो आपको याद करना पड़ेगा। याद रखिएगा 22.4 लीटर होता है। और इस प्रश्न को ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा और इस वैल्यू को याद रखिएगा 22.4 लीटर। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है पूछा गया है। इसको निकालने की भी विधि रहती है, बाकी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बस आप संख्या को याद रखिएगा। इससे संबंधित 2 से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक टॉक्सिटी वाले प्रशीतक को पहचानिए, यानी कि सबसे जहरीले, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है जहरीले वाले प्रशीतक को पहचानिए पूछा गया है। ऑप्शन दिया है फ्रेऑन 12, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक टॉक्सिसिटी वाला प्रशीतक है। बाकी ये चारों को प्रशीतक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, फ्रेऑन 12 को भी, अमोनिया को भी, सल्फर डाइऑक्साइड को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। अगला प्रश्न है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो याद रखिएगा एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? तो आप सभी जानते हैं जलने में सहायता ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है प्रशीतक की अवशोषण प्रणाली सामान्यतः निम्न में से किस प्रशीतक का प्रयोग करता है? ऑप्शन है फ्रेऑन 11, फ्रेऑन 22 यानी 22, कार्बन डाइऑक्साइड या NH3 यानी कि अमोनिया। तो याद रखिएगा प्रशीतक की अवशोषण प्रणाली सामान्यतः अमोनिया का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
और इस प्रश्न में याद रखिएगा NH3 भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है और अमोनिया लिखा भी आपको मिल सकता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा अमोनिया, या NH3 दिया है तो वह। अगला प्रश्न है एनटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या होगी 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यह कुछ तरह के प्रश्न है जिन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा, तो इसका सही जवाब होगा 2, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 यानी कि हाइड्रोजन से करने पर क्या बनता है, तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री पर अगर हाइड्रोजन के साथ की जाती है तो मीथेन बनता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा मीथेन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता, यह प्रश्न भी दोस्तों लगातार 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया गया है अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फ्रीऑन 12, तो याद रखिएगा प्रशीतक के रूप में आजकल सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है, तो आप सभी जानते हैं यह प्रश्न भी काफी कॉमन प्रश्न है जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका सही जवाब होता है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक कौन सा है, यानी कि कमर्शियल बर्फ बनाने की फैक्ट्री में सबसे उपयुक्त प्रशीतक कौन सा है पूछा गया है। ऑप्शन है ब्राइन, फ्रीऑन, NH3 या हवा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा NH3 यानी कि अमोनिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, याद रखिएगा अक्रिय गैस नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है ब्रोमीन, नियोन, आर्गन या क्रिप्टन, तो याद रखिएगा इन चारों में से ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है, बाकी यह तीनों हैं। अगला प्रश्न है एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम, ऑप्शन है शून्य हो जाता है, गिरता है, स्थिर रहता है या बढ़ता है, तो याद रखिएगा एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं, ऑप्शन है एथिलीन, ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण, तो याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से LPG गैस बनती है और मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा मीथेन। अगला प्रश्न है N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया अगर बनाने वाली विधि है जिसका नाम है हैबर विधि, उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें उत्प्रेरक के रूप में लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अच्छे प्रशीतक नहीं है, ऑप्शन है विषैले, ज्वलनशील, विस्फोटक या उपयुक्त सभी, तो याद रखिएगा विषैले, ज्वलनशील और विस्फोटक यह तीनों अच्छे प्रशीतक नहीं माने जाते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वह गैस कौन सी है जो नोबेल गैस कहलाती है, ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, तो याद रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा कि नोबेल गैस कौन सी कहलाती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 6, 8 या 2, तो याद रखिएगा अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा गर्म हो जाती है, तापमान सामान्य बना रहेगा, इनमें से कोई नहीं, या ठंडी हो जाएगी, तो याद रखिएगा जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तो उससे निकलने वाली हवा ठंडी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री की 6वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।